हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो अपने महा सीरीज का पार्ट 10 होने वाला है और इससे पहले हम लोगों ने 9th पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं, जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग वहां से जा करके इसे देख सकते हैं। अब ये महा सीरीज क्या है बच्चों, तो ये 1000 से ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक सीरीज़ है, जिसमें हम लोग आज 10वां पार्ट लेकर के आए हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को। तो आइए बढ़ते हैं अपने महा सीरीज की तरफ और पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है बच्चों कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि पॉजिटिव एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां किस में होती हैं? धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, पॉजिटिव एक्स अक्ष के अनुदिश है ना, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है बच्चों कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर यानी कि नेगेटिव एक्स अक्ष, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, ये देखिए ये है हमारा एक्स बाई, तो ये है एक्स और ये क्या है बाई। तो इस ओर की सारी दूरियां पॉजिटिव होती हैं और इस ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ओके। अगला सवाल है बच्चों कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो मरीजों के ये को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग होता है? समतल दर्पण का होता है, अवतल का होता है, उत्तल का होता है, या तो इनमें से सब का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि अवतल दर्पण का होता है। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है? मैंने इसका आप लोगों को ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था बच्चों? ट्रिक है अबनी, यानी कि क्या मतलब है बाबू? अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो यह है दूर दृष्टि दोष, इसलिए कौन सा हो जाएगा? तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा। ओके। अगले ये की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि जरा दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? जरा दृष्टि दोष है ना, तो जरा दृष्टि दोष का ये करने के लिए, उपचार करने के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। किस वस्तु को? तो निकट रखी वस्तु को, दूर रखी वस्तु को, या तो निकट और दूर दोनों की ही दोनों पोजीशन पे रखी वस्तु को, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोष जो है वो निकट है तो इसके ठीक उल्टा है ना, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर रखी वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पाएगा। याद क्या रखना है कि यहाँ पे ये क्या होता है बच्चों? तो उल्टा होता है। तो ट्रिक ये है कि उल्टा होता है। ओके। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता? दूर दृष्टि दोष है तो इसका ठीक उल्टा, तो निकट रखी वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख पाएगा। ओके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि विद्युत धारा को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रिक मीटर से मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? जैसे देखो, विद्युत धारा को अगर मापना है तो एमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन मान लो कि कोई एक परिपथ है और इस परिपथ में बड़ी अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एकदम ही कम, है ना बच्चे। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग विद्युत धारा मापते हैं तो वो एमीटर नहीं माप पाता, तो हम लोग एक दूसरा यंत्र लेकर के आते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये अल्प मात्रा की धारा को भी मापने में सक्षम होता है। अगला सवाल है बच्चों कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? कि मान लो कि ये एक परिपथ है और हमें शक है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो शक कब होगा? जब अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी तो शक होगा कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो तो टच करते ही इंसान निकल लेगा, है ना, मतलब कि कोई भी यंत्र लगाएंगे और पता चल जाएगा कि हाँ जी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ, एकदम अल्प मात्रा में हो जिससे कि बल्ब वगैरह नहीं जले, है ना। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो जो एकदम थोड़ा सा मतलब हल्का भी विद्युत धारा को माप दे, तो वो यंत्र कौन सा है? गैल्वेनोमीटर है ना, कि एकदम हल्की विद्युत धारा को भी वो क्या करेगा? माप कर रख देगा। अगला सवाल है बच्चों कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, अच्छा यही वाला है ना,
ये वाला गैल्वेनोमीटर, इसका आंसर भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर ही होगा, और ऊपर वाले का आंसर भी गैल्वेनोमीटर ही था। चलिए अगला सवाल है आप लोगों के सामने, विद्युत परिपथ में एमीटर को हम लोग किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या तो किसी भी क्रम में लगा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों कि एमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाने के लिए हम लोग परिनालिका के भीतर किस पदार्थ को रखते हैं? किस प्रकार के पदार्थ को परिनालिका के भीतर रख देते हैं? नर्म लोहा रखते हैं, कठोर लोहा रखते हैं, तांबा रखते हैं, या इनमें से सभी कोई भी रख दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों नर्म लोहा। ओके, चलिए अगला सवाल है बच्चों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? वह युक्ति जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, या मोटर कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों जनित्र कहते हैं। ओके, अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक तार पर लगाए गए बल की दिशा किस नियम से निर्धारित किया जाता है? कि वो बल की दिशा किस ओर है बच्चों? हाँ जी, मतलब कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा धारावाही चालक तार पर जो बल लगता है, तो इस बल का दिशा हम लोग निकालने के लिए किस नियम का ये करते हैं, उपयोग करते हैं? तो वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। मान लो कि ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये है ये है चुंबक है, नॉर्थ साउथ है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो इस बिंदु पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो कैसा होगा? इसके लंबवत होगा या इसके स्पर्श रेखा के जैसा होगा? तो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, है ना बच्चे? तो है कोई ऑप्शन ऐसा? हाँ जी, देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में। हाँ जी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, यूरेनियम का, या कोयला का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? यूरेनियम का, है ना। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? मतलब कि पवन ऊर्जा पैदा करने के मामले में कौन सा देश इन देशों से आगे है जो यहाँ पर दिया गया है? भारत, चीन, श्रीलंका, या डेनमार्क? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों डेनमार्क। ओके, अगला सवाल है बच्चों कि पवन चक्की के टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? की है ना बच्चे, ये की है। अच्छा, वो तो वहाँ पे लिखाएगा ही नहीं। तो पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 या तो फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा? तो सही जवाब है बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 16 किलोमीटर रहे ना तो ये भी हमारा सही जवाब होगा, है ना, 15-16 होना चाहिए। ओके, अगला सवाल है बच्चों कि प्राकृतिक गैस ऊर्जा का स्रोत कैसा है? ठीक है, हाँ जी, कैसा स्रोत है बच्चों? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, वैकल्पिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का जो स्रोत है वो अनवीकरणीय है। एक बार ख़त्म हो गया तो फिर ये बनने को नहीं है, फिलहाल अपने जीवन में तो नहीं बनेगा। तो ये कैसा हो गया बच्चों? अनवीकरणीय हो गया। तो अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 18/20 तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखोगे। कब तक देखोगे? जब तक कम से कम 19/20 ना आने लगे। ठीक, मैं तो कहूँगा कि 20/20 जब तक ना आए तब तक इस वीडियो को देखिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि पहली बार में कितना मार्क्स आया और दूसरी बार में कितना मार्क्स आया, और कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताना है। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ, और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे वैसा ही ये वीडियो बनता रहेगा, उतना ही ज़्यादा बनता रहेगा, है ना बच्चे। तो धन्यवाद आप सभी का।